चलो इधर लाओ, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, आ जाओ, पीछे से आओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ध्यान देंगे आप लोग हैं, जैसा कि हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे सत्ता की साझेदारी, यही चल रहा था ना। तो मैं कल बताया था कि सत्ता की साझेदारी में बेसिकली दो देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था और दो देशों में किस प्रकार से वहाँ पे जाति और भाषा के आधार पे किस प्रकार की जटिलताएं हैं, इसी बात को इस अध्याय में सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग में दिखाया गया है, जिसका हम लोगों ने बखूबी उसमें पहला जो देश था यूरोप महाद्वीप का बेल्जियम और उसकी राजधानी कहाँ थी, ब्रुसेल्स, उसका हम लोगों ने बड़े बारीकी से अध्ययन किया। और फिर मैं आपका ध्यान इधर आकृष्ट करूंगा आज दूसरा जो देश है श्रीलंका। श्रीलंका बेसिकली जैसे आप भारत का मैप जब बनाते हैं बेटा, तो सबसे यानी कि तमिलनाडु के नीचे आप एक नारियल के शेप जैसा एक आकृति देखेंगे, एक डिजाइन देखेंगे, यहाँ बच्चियों ने ये भी बनाई है, यही आपका श्रीलंका है। और तमिलनाडु से इसकी दूरी जो है वह 13 किलोमीटर है, 53 किलोमीटर है, जैसा कि यहाँ मैं लिखा हूँ आप देख रहे होंगे 53 किलोमीटर है। और यह हिंद महासागर में स्थित है। और यह श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश से तात्पर्य यह होता है कि स्थल का वह भाग जो चारों ओर से क्या हो, जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग द्वीपीय देश कहते हैं। और इस आधार पे यह तो रहा कि श्रीलंका कहाँ स्थित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी है। और कोलंबो जो श्रीलंका का बहुत बड़ा शहर होता है। और इसी के अलावा श्रीलंका का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था, और बाद में उस नाम को हटा के संशोधन करके उसका नाम लंका रखा जाता है। और फिर बाद में संशोधन होता है और वहाँ के संविधान में संशोधन होकर एक सम्मान सूचक शब्द उसके आगे जोड़ा जाता है और उसके आधार पे उसका नाम होता है श्रीलंका। क्लियर हुआ? श्रीलंका यह आपका एशिया महाद्वीप में है। कल हम लोग जब पढ़ रहे थे बेल्जियम, तो बेल्जियम किस महाद्वीप में था? नहीं, बेल्जियम है वो आपका यूरोप महाद्वीप में था, लेकिन जो श्रीलंका है ये कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। क्लियर हुआ? इतनी सारी चीजें हुई, यानी कि मैं बताया श्रीलंका क्या है, एक द्वीपीय देश है, यानी कि चारों ओर से आपने देखा यहाँ नीचे जब भारत का मैप आप बनाओगे तो ये हिंद महासागर है, तो इसी में श्रीलंका स्थित है। और द्वीपीय देश से तात्पर्य यह होता है कि वह किसी यानी कि चारों ओर से क्या होता है, जल से घिरा हुआ होता है, बिल्कुल एक नारियल का शेप जैसा। यानी कि भारत से श्रीलंका की दूरी लगभग 53 किलोमीटर है। क्लियर हुआ? फिर हम आगे बढ़ते हैं और श्रीलंका का जब हम अध्ययन करते हैं तो श्रीलंका की सबसे प्रमुख जो समस्याएं हैं, कल हम आपको कंपैरिजन भी कराते रहते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका का। कल जब बेल्जियम का हम लोगों ने अध्ययन किया तो वहां पे देखा आपने भाषा के आग पे विविधता थे। भाषा था ना, डच भाषा, फ्रेंच भाषा और एक जो भाषा थी जर्मन भाषा, इस आधार पे वहां पे जटिलताएं थी। लेकिन आज जब हम श्रीलंका का जब अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे पाते हैं कि यहाँ पे धर्म के आधार पे क्या है, जटिलता है। धर्म के आधार पे इसमें सबसे जो प्रमुख है, धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक मैप भी मैं लाया हूँ, ये आप इसको देखेंगे, ये आपका श्रीलंका है। बिल्कुल देखिए, मैं बताया था एक नारियल के शेप जैसा, नारियल की आकृति जैसा है श्रीलंका आपको मिलेगा। तो श्रीलंका में जैसा कि
आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ पे सबसे जो आबादी है ये पूरा क्या है, श्रीलंका है। और इसमें सबसे ज्यादा आबादी जो है वह सिंहलियों का है। सिंहली एक धर्म के, मतलब कि क्या है, एक धर्म के मानने वाले लोग हैं। और उनका जो धर्म है वह कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म है। ठीक है ना। सिंहली एक भाषा है और तमिल है, यानी कि सिंहली और तमिल है, दो भाषाओं को लेके श्रीलंका में जटिलता होती है, विविधता होती है। और इस आधार पे श्रीलंका में सबसे ज्यादा किस को मानने वाले लोग हैं, सिंहली। और सिंहली क्या है, भाषा है। भाषा, सिंहली भाषा के लोगों की संख्या श्रीलंका में कितना है, 74%, 74%। बात क्लियर हो रही है। यानी कि 100 में से कितने लोग, 74 लोग हैं जो सिंहली भाषा को बोलते हैं। और इन लोगों का जो मुख्य धर्म है वह कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म का नाम आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, नाम नहीं सुना है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, आपके बगल में लुम्बिनी में हुआ था। हमारे बच्चे वहाँ भ्रमण करने जाते हैं, देशाटन करने लोग जाते हैं, और उनको ज्ञान प्राप्ति आपके बगल में कहाँ होता है, ज्ञान की प्राप्ति, बोलो, सारनाथ। और उनकी निर्वाण की प्राप्ति होती है, कहाँ होती है, कुशीनगर में। आप लोग जाते हैं ना, देखे कुशीनगर, वही बेटा वही स्थान। यानी कि बौद्ध धर्म जो विश्व का एक प्रमुख धर्म है। और बौद्ध धर्म का सब कुछ है, उद्भव उनको भगवान बुद्ध का जन्म यही होता है, उनको शिक्षा दीक्षा यही होती है। और मतलब कि घूम घूम के यहीं पे उनका सब होता है। लेकिन आज क्या है कि भारत जैसे देश में लगभग बौद्ध धर्म के मतावलंबियों की संख्या नगण्य है, बहुत कम है। अब चाहे बहुत सारे रीजन है, उस पर फिर हमको कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं अध्ययन करूंगा। आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। सम्राट अशोक है, उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का क्या नाम था, संघमित्रा। आपने पिछले क्लास जो कक्षा 8-7 में पढ़ा होगा। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, आज बौद्ध धर्म सब कुछ आपने देखा कि भारत में हो रहा है, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म का लगभग अस्तित्व नहीं के बराबर है। और आप विदेशों में जाएंगे तो बौद्ध धर्म का बड़े लगभग देश है जहाँ पे क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका में सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म है। और वे लोग कौन है, सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग हैं। क्लियर हुआ। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, श्रीलंका का हम अध्ययन करते हैं। तो दूसरे नंबर पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, तमिल भाषा को बोलने वाले लोग हैं। क्या है, तमिल, जिनकी संख्या कितनी है, 18%। यानी कि सबसे ज्यादा सिंहली और दूसरे नंबर पे तमिल भाषा को बोलने वाले लोग हैं। और इनकी भाषा भी क्या है, तमिल भाषा है। और ये संख्या में कितने, 18% है। क्लियर हुआ। फिर वहीं तीसरी प्रकार की यहाँ जो भाषा को बोलने वाले लोग हैं, या जिसे संप्रदाय के लोग हैं, जिस मजहब के लोग हैं, वह ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जिनकी संख्या क्या है, 7% है। और इसमें से कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान हैं। और जो 7% के अलावा, यानी कि कुल आप देखेंगे तो 1% कमी होगी, तो उसमें हिंदू और मुसलमान है। ये दोनों भाषाएं, सिंहली और तमिल, दोनों भाषाओं को बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब आगे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि श्रीलंका में, अब यहाँ देखेंगे आप लोग है, श्रीलंका में जो तमिलों की संख्या कितनी है, 18%। तो श्रीलंका में तमिलों के उप समूह, इसमें 18% में दो कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। यानी कि 18%, यानी कि 100 में जो 18 लोग हैं जो किस भाषा को बोल रहे हैं, तमिल भाषा को बोल रहे हैं, उसमें उनके जन्म के आधार पे, उनके वंशानुगत पैदाइशी के आधार पे वो 18% कुल नहीं है। उसमें से पहले जो है कि श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकाई तमिल वे लोग हैं जिनके फोर फादर, जिनके पूर्वज क्या हुए,
श्रीलंका में जन्मते हैं, पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं, और फिर उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो पीढ़ियां है, अनवरत क्या होती है, वहीं पे बस जाती है। ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोगों की जो संख्या है वह है आपकी 13%। बात क्लियर हुआ? ये मतलब कि क्या है, तमिल है, तमिल लोग हैं जो वहां के मूल निवासी हैं। क्लियर हुआ? और जो 5% हैं, ये जो 5 होगा ना, 13 5 18 होगा, तो 13 क्या हुए, यहाँ के श्रीलंका के मूल निवासी हैं, मूल निवासी उनके वंशज हैं। और जो 5% है, यह वैसे लोग हैं जब औपनिवेशिक शासन काल में, बात समझ में आ रही है ना, औपनिवेशिक शासन काल, औपनिवेशिक का मतलब होता है बेटा कि जब कोई बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्र पर अधिकार करके वहां की जो भी रॉ मटेरियल होती है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो खनिज संपदा होती है, उस पे क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ऐसे राज्यों को उपनिवेश बोला जाता है। जैसे आपको मालूम होगा, हमारा प्यारा भारत देश भी कभी क्या था, उपनिवेश था। किसका? ब्रिटिश का, अंग्रेजों का। अंग्रेज हमको गुलाम किए हुए थे, तो इस आधार पे भारत को ब्रिटिश का उपनिवेश माना जाता, उपनिवेश कहा जाता है। तो क्या होता है कि औपनिवेशिक शासन काल में तमिलनाडु के कुछ लोग कहाँ जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं। यानी कि भारत के कुछ लोग कहाँ जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं। और वही किस लिए जाते हैं, रोजी रोजगार के लिए। चूंकि वो क्या था, औपनिवेशिक शासन था, वे गुलाम थे, वे बंधुआ मजदूर थे, तो उनको ले जाया गया काम करने के उद्देश्य से। उनकी जो भी सेवा शर्तें थी उनको मानने के लिए वे जाते हैं। और वे जब वहां जाते हैं तो वहीं पे क्या कहते हैं, वहीं पे रच बस जाते हैं। जैसे आप देखोगे, आपके बगल में एक झुंगवा है, झुंगवा में आप देखोगे तो वे लोग मूल निवासी कहाँ के हैं, नेपाल के हैं बेटा। क्योंकि उनकी शक्ल आप देखेंगे, हमारी छात्राएं भी होंगी वहां की, हंस रही हैं सब, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वे लोग कहाँ के हैं बेटा, वे सब नेपाल के हैं, लेकिन उनके पूर्वज यहाँ आए और यहाँ आए, यहीं पे बस गए। चूंकि भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश, मैं कहता हूँ सभी का स्वागत करता है। वो कहता है, भारतीय हमारी संस्कृति है कि अतिथि देवो भव है। हमारे वहां जो भी आया सबका क्या है, स्वागत है। दुनिया विश्व में कहीं किसी को जगह नहीं है, वो कहाँ आ जाता है, भारत में आता है, भारत सबका स्वागत करता है। तो उसी प्रकार से तमिलनाडु के, यानी कि भारत के, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कहाँ जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं। यानी कि उनके पूर्वज वहां के निवासी नहीं होते हैं, लेकिन वहां चूंकि जाते हैं तो उनकी पीढ़ियां भी वहीं रह जाती है। और इस आधार पे तो कितने % लोग ऐसे लोग हैं, 5%। और 13% क्या है, जिनके पूर्वज है वहीं के निवासी। क्लियर हुआ? तो इस आधार पे इसमें 2 कैटेगरी है। किसमें? तमिल वाले में। एक जो वहां के अस्थायी निवासी है, जिनकी संख्या 13% है, और जो दूसरे जगह से वहां गए हैं, रचे बसे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 5%। अब विविधता मालूम हो गई ना, जटिलता किस प्रकार की, जटिलता इसमें श्रीलंका में है। और यही सेम कंडीशन कहाँ था, आपका बेल्जियम में, जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो वहां हम लोगों ने पाया था। फिर आगे क्या है, अब देखिए, अब इसकी कहानी शुरू होती है। अभी तक तो आपने देखा कि इस प्रकार की विविधताएं धर्म और भाषा के आधार पे यहाँ किस प्रकार से व्याप्त हो रही है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मतलब नहीं बेटा, बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है यदि कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, मजहब के लोग जो संख्या में क्या है, बहुत हैं, मेजॉरिटी में हैं, तो क्या जिनकी संख्या ज्यादा है और जिनकी संख्या कम है तो उसके अधिकार को हम छीन लेंगे? नहीं, क्योंकि बेटा यह लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। क्योंकि भारत का के परिप्रेक्ष्य में जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि लोकतंत्र ऐसा देश है, और वहां भी श्रीलंका में भी यही स्थिति थी। तो लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और जैसा कि आपने बेल्जियम में अध्ययन किया, वहां पे देखा कि जब दूसरे के अधिकार को क्या किया जाता है, छीनने का प्रयास किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है। लेकिन ऐन वक्त पे वहां के जो राजनेता थे
वहाँ के जो लीडर्स थे, वहाँ के जो सम्भ्रांत जो नागरिक थे, जो बुद्धिजीवी वहाँ के लोग थे, जनता थे, वे सही समय पे सही निर्णय लेते हैं और इस आधार पे बेल्जियम को गृह युद्ध से बचाया जा गया। और वह बेल्जियम का जो एक काफी जटिलताएं थी, लोगों के निर्णय के बाद पूरे विश्व के सामने एक आदर्श मॉडल के रूप में बेल्जियम आता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब इसका हम अध्ययन करते हैं, किसका, श्रीलंका का, तो इसमें पाते हैं कि श्रीलंका में क्या होता है, बहुसंख्यकवाद हावी होता है। यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है, ज्यादा किनकी संख्या है, सिंहलियों की, जिनका धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है, वे प्रयास क्या किया कि ये जो तमिल के लोग हैं, जिनकी संख्या अल्पसंख्यक है, जो संख्या में कम है, इनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, इसमें आप देखेंगे कि बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है, किस धर्म के मानने वाले लोगों के, हिंदू धर्म के। और अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे वहां तो लगभग हर प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन बहुसंख्यक कौन है, हिंदू लोग हैं। लेकिन क्या किसी के अधिकार को छीना गया, किसी को किसी तरह से सताया गया, नहीं। लेकिन वहां क्या हो रहा है, अब वहां पे सिंहली जो भाषा को बोलने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, तो शासन सत्ता में किसकी संख्या ज्यादा होगी, जिनकी संख्या, भाई जिनकी लाठी उसकी भैंस, हमारी संख्या ज्यादा है तो शासन सत्ता में भी हम ही लोग जाएंगे, क्योंकि हम अपने ही लोग को तो चुन के भेजेंगे ना। आप जब देखते हैं कि जब अपने यहाँ चुनाव होता है तो जनरली भावना होती है कि हिंदू लोग हिंदू को वोट देते हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिम को, जनरली एक मतलब एक नजरिए से देखा जाए, हालांकि ऐसा नहीं होता है। वहां जब देखेंगे संसद में, तो चूंकि हिंदू की संख्या ज्यादा है तो हिंदू मंत्री ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, मुस्लिम कम है तो कम होंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वही फार्मूला यहाँ पे अपनाया जाता है कि सिंहली क्या करते हैं, और इसी के साथ है ये भावना सिंहली लोगों में ग्रसित होती है। और देखो एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद होता है। कब आजाद होता है, 1948। हम कब आजाद हुए, हाँ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश जंजीरों से आजाद होते हैं। और हमारे एक साल बाद कौन आजाद होता है, श्रीलंका आजाद होता है। जब श्रीलंका आजाद होता है तब क्या हस्त्र सिंहलियों के द्वारा, चूंकि ये संख्या में ज्यादा थे, बहुसंख्यक थे, ये लोग अल्पसंख्यक को किस प्रकार से परेशान करते हैं, उनके अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं कि जब 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब सिंहली समुदाय के नेताओं ने श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित किया। अब देखिए कहानी यहीं से शुरू हो रही है। जब श्रीलंका आजाद होता है 1948 में, तो वहां के सिंहली समुदाय के लोगों ने क्या किया, शासन सत्ता पे वर्चस्व स्थापित किया। वर्चस्व का मतलब अपने लोगों को वहां शासन सत्ता में भेजा। और जब उनके लोग गए तो क्या हुआ, अब देखिए जो भी अधिकार है धीरे धीरे किस प्रकार से सब अपने हाथ में किया जा रहा है, और जो वहां पे तमिल है उनको किस प्रकार से उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। सुन रहे बेटा, फिर वर्ष 1956 ईस्वी, अब देखिए अभी तो केवल चर्चा चल रही थी, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे चूंकि शासन प्रशासन में सिंहलियों की पैठ हो गई, सिंहलियों के हाथों में सत्ता आती है। सन 1956 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया संविधान द्वारा कि तमिल भाषा की उपेक्षा कर श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। देखिए जब श्रीलंका स्वतंत्र होता है और उसके कुछ समय बाद यानी कि 1956 ईस्वी में क्या किया जाता है, जो सिंहलियों की जो भाषा थी, कौन सी भाषा सिंहली की, बौद्ध धर्म को श्रीलंका का राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है ना, बड़ी बात। यानी कि एक धर्म की उपेक्षा की गई, भाई कष्ट होगा कि नहीं होगा, हमारे धर्म को कोई तवज्जो नहीं दिया गया और आपकी संख्या ज्यादा है तो आपने अपने भाषा को क्या किया, राजकीय भाषा घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं हुआ, आगे देखिए, विश्वविद्यालय में नियुक्तियों, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। अब देखिए वहां की जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, सरकारी जितने प्रकार की नियुक्तियां हो रही हैं, और
विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हो रही है उसमें क्या हो रहा है, प्राथमिकता के आधार पे। प्राथमिकता किसको, यदि सिंघली और तमिल जाएंगे तो सबसे पहले किसको रखा जाएगा, सिंघली को रखा जाएगा। तो ये है ना, ये अच्छी बात तो नहीं है भाई। उसको बेगानेपन का एहसास होगा कि नहीं होगा, उसके अधिकार को छीना जा रहा है। और इस प्रकार के अमानवीय कार्य किसके द्वारा, सिंघलियों द्वारा श्रीलंका के जो यहाँ के तमिल लोग हैं, तमिल भाषा को बोलने वालों उनके साथ किया गया। और इतना ही नहीं, नए संविधान में यह घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी। मतलब आपने भारतीय संविधान का अध्ययन किया होगा, भारतीय संविधान की जब प्रमुख विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारत में क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बात समझ में आ रही है, भारत कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, मतलब राज्य का यानी कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि जितने भी धर्म है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, चाहे XYZ जो भी धर्म है, सभी धर्मों का क्या है, एक समान रूप से क्या होगा, संरक्षण और संवर्धन होगा। और सभी को एक समान रूप से अपने अपने धर्म की प्रचार प्रसार उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ उपेक्षा की जाती है। वहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ किसका संरक्षण होगा, बौद्ध धर्म का होगा। राज्य द्वारा केवल बौद्ध धर्म का संरक्षण होगा, इसके अलावा तमिलों की कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर आगे हम देखते हैं, सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना, निश्चित रूप से जब हमारा अधिकार छीना जाएगा तो हम क्या शांत बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। हमारे जितने अधिकार थे प्राथमिकता के आधार पे आप अपने लोगों को रख रहे हैं, हमारे साथ इस प्रकार की अमानवीय आपका व्यवहार होगी तो निश्चित रूप से हम भी बैठने वाले नहीं है। क्योंकि हम क्या है, लोकतंत्र के वासी हैं और लोकतंत्र में शासन सत्ता सभी रूप से सभी व्यक्तियों को एक समान होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है कि तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के, आप देखिए क्या हो रहा है, अब जब तमिल के लोगों को लगा कि हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, हमारे साथ अलगाव, हमारे साथ मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो वे लोग क्या, वे लोग भी अब क्या करना शुरू कर दिए, संगठित होना शुरू किए। और संगठित होकर उन लोगों ने क्या किया, एक लिट्टे, लिट्टे का जो फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी कि 1980 में, याद रखिएगा, लिट्टे, लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसकी एक राजनीतिक पार्टी होती है और इसकी स्थापना की जाती है सन 1980 में। और कौन करता है, यही तमिल लोग ने मिलके करते हैं, राजनीतिक दल की घोषणा करते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं और उस आधार पे अपने अधिकार को मांगने के लिए लोग क्या करते हैं, वहां पे एक वैमनस्य की भावना पनपती है सिंघली, और फिर क्या होता है इन लोगों में, और बेटा स्थिति इतनी खराब हो जाती है दोनों पक्षों में कि गृह युद्ध जैसे, गृह युद्ध का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक ही राज्य है और वहां पे छोटे छोटे विवाद के, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे एक ही राष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, विवाद जब होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, गृह युद्ध यानी कि सिविल वार के नाम से जानेंगे। यानी कि गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच में होने वाले युद्ध को हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। और बेटा जब गृह युद्ध होता है, तो जब युद्ध होता है तो उसका परिणाम क्या होता है जानते हो, नुकसान, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। और जब गृह युद्ध हुआ तो लाखों लाखों लोग क्या हुए, उसमें मारे जाते हैं, हजारों लोग बेघर होते हैं, हजारों लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं, रोजी रोजगार के लिए वो क्या करते हैं, दुनिया के, विश्व के कोने कोने में जाते हैं। तो बेटा ये तो रहा। और वहीं पे हमने क्या देखा, जब बेल्जियम का अध्ययन किया तो बेल्जियम के लोगों ने कितनी सूझबूझ और समझदारी से ऐसा काम किया कि वहां पे जो स्थिति बनी थी गृह युद्ध को, गृह युद्ध से उन लोगों ने बेल्जियम को बचाया। लेकिन काश श्रीलंका के जो लीडर्स थे, श्रीलंका के जो नेतृत्वकर्ता थे, श्रीलंका के जो लोग थे, जो नागरिक थे, उन लोगों में भी शायद इस प्रकार की सद्बुद्धि आई होती थी, निश्चित रूप से श्रीलंका में गृह युद्ध नहीं हुआ होता। और बेटा ये तो रहा आपका क्या रहा, श्रीलंका
एक बार पीछे से बच्चों का बना लो सबका। तो इस आधार पे श्रीलंका और बेल्जियम का है तो रहा बेटा तुलनात्मक अध्ययन, जिसको आपने पढ़ा। यदि फिर आपको कहीं कोई डाउट हो, बंद कर दो, कहीं डाउट हो तो फिर